हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यम एग्जाम पॉइंट। इस वीडियो में आज बात करेंगे सीटेट 2024 जनवरी 2024 में होने वाले एग्ज़ाम में सेकेंड पेपर में, यानी साइंस स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विज्ञान के यानी साइंस के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला इसमें प्रश्न है कि हाथ कटने या चोट लगने पर शरीर से निकलने वाला रक्त लाल रंग का होता है क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा अधिक होती है, रुधिर प्लेटलेट्स की उपस्थिति होती है, हीमोग्लोबिन प्रचुर मात्रा में होता है, एमिनो अम्ल की उपस्थिति होती है। तो लाल रंग किस कारण होता है? तो इसमें हीमोग्लोबिन प्रचुर मात्रा में होता है जिसका रंग लाल होता है, इसलिए ये सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट आते हैं दूसरा, यदि किसी मरीज को रात में न दिखने की बीमारी है तो डॉक्टर उसे कौन सा विटामिन भोजन में सम्मिलित करने की सलाह देगा? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसमें सही ऑप्शन ये जाएगा कि विटामिन ए के कारण रतौंधी रोग होता है, तो विटामिन ए सम्मिलित करने के लिए सलाह देगा, ये ऑप्शन सही होगा। तीसरा है, खाद्य पदार्थों में हम नमक का उपयोग करते हैं, इस नमक का रासायनिक सूत्र है। बहुत ही आसान सवाल है। सोडियम बाइक्लोराइड, सोडियम डाइक्लोराइड, निर्जल सोडियम क्लोराइड, सोडियम ट्राइक्लोराइड। तो ये है निर्जल सोडियम क्लोराइड, यानी तीसरे का सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आते हैं चौथा प्रश्न, विद्यार्थी को प्रतिदिन लगभग 2200 से लेकर 2500 कैलोरी की आवश्यकता होती है एवं अधिकांश कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से होती है। इसकी पूर्ति के लिए उसे प्रतिदिन खाना चाहिए 500 ग्राम गेहूँ, 250 ग्राम चावल, 320 ग्राम अनाज, चावल, गेहूँ आदि, 200 ग्राम आलू। इसमें सही ऑप्शन जाएगा सी पर, 4 का सी, कि 320 ग्राम अनाज खाना चाहिए जिसमें चावल और गेहूँ सम्मिलित हो। चौथा का सी ऑप्शन सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं पांचवा, हिस्टामिन का स्रावण वाली कोशिकाएं होती हैं यकृत, संयोजी ऊतक में, वृक्कों में, फेफड़ों में। तो हिस्टामिन का स्रावण करने वाली कौन सी कोशिकाएं होती हैं, कहाँ पाई जाती हैं? तो इसमें सही ऑप्शन है बी होगा, बी, संयोजी ऊतक में, 5 का बी। फिर इसको छठवां आते हैं, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं है? ए, B1, C, B6। तो जो विटामिन होता है जल में घुलनशील नहीं है तो कौन होता है? ए, विटामिन ए सही आंसर होगा। अब इसके बाद आते हैं, शरीर के किस अंग में विटामिन ए की अधिकता एकत्र होती है? वृक्क में, अग्नाशय में, यकृत में, तिल्ली में। किसमें विटामिन ए की अधिकता संग्रहित होती है? तो सी का सही ऑप्शन जाएगा सी, यकृत में, 7 का सी। अब इसके बाद देखिए आठवां प्रश्न आते हैं, समस्थितिकता या हेमियोस्टेसिस नामक पारिभाषिक शब्द का उपयोग किसके विवरण में होता है? पहला है होम्योपैथिक दवाइयों में उपयोगिता, प्राणियों पादप पदार्थों के, जैव तंत्रों की उस प्रवृत्ति के जिसके अंतर्गत पर्यावरण में परिवर्तन के साथ जीवों में परिवर्तन हो जाते हैं, जैव तंत्रों की उस प्रवृत्ति में के जिसमें किसी भी परिवर्तन के लिए एक अवरोध होता है ताकि संतुलन अवस्था बनी रहे, आत्मनियमन प्रक्रिया एवं प्राकृतिक नियंत्रणों में व्यवधान के लिए। तो इसमें सही ऑप्शन इसका जाता है 8 का सी, यानी जैव तंत्रों की उस प्रवृत्ति के जिसमें किसी भी परिवर्तन के लिए एक अवरोध होता है ताकि संतुलन अवस्था बनी रहे। तो सी आंसर सही होगा 8 का। नेक्स्ट आते हैं 9वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? B1, A, B6, B12। तो कौन सा विटामिन है जो वसा में घुलनशील है? तो इसका ए आंसर सही होगा, बी सही होगा, यानी ए, विटामिन ए। 10वां है, दूध में प्रोटीन है, इसके परीक्षण के लिए कौन सा अभिकर्मक प्रयुक्त होता है? आयोडीन का घोल, बेनेडिक्ट घोल, कॉपर सल्फेट एवं कास्टिक सोडा का घोल, कॉपर सल्फेट का घोल। तो किस अभिकर्मक द्वारा पता लगाते हैं? तो 10 का इसमें सही आंसर डी, यानी कॉपर सल्फेट का घोल। 11वां प्रश्न पाते हैं, दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है यदि उनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो,
उनमें प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल समान हो परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न हो। उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो परंतु रेडियो एक्टिव क्षण विधियां भिन्न हो। तो कौन सा सही होगा? 11 का इसमें ये सही होगा कि जिनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो वो समस्थानिक कहे जाते हैं। 12 का आंसर 12 का निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? मीजान, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो किसमें दोनों प्रकृति पाई जाती है, कण की और तरंग की? तो 12 का सही आंसर आ जाता है डी यानी इलेक्ट्रॉन। 13 आते हैं रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की? मेरी क्यूरी, पियरे क्यूरी, हेनरी बेकरेल, जे थॉमसन। किसने खोज की थी? हेनरी बेकरेल ने की थी। सी आंसर इसका सही होगा। 14 रेडियो धर्मिता का यूनिट क्या है? एंगस्ट्रम, कैंडेला, फर्मी, क्यूरी। तो कौन है इसका सही आंसर? डी यानी क्यूरी है इसका। रेडियो धर्मिता का यूनिट क्या है? क्यूरी होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 15 पर। रेडियो धर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? परावैंगनी किरणों का, अल्फा बीटा गामा किरण का, रेडियो तरंगे, अवरक्त तरंगे। तो किसका उत्सर्जन करती हैं? 15 का बी होगा, अल्फा बीटा तथा गामा विकिरण। 16 है निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, एक्स किरण। तो किसमें होता है? बीटा किरण में होता है यानी 16 का बी आंसर सही होगा। फिर इसके बाद 17 पाते हैं रेडियो धर्मी पदार्थ का आधा जीवन काल 70 दिन का है। उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने बाद 0.25 ग्राम रह जाएगा? 140 दिन बाद, 70 दिन, 210, 280 दिन। तो इसमें 17 का सही आंसर होगा ए यानी 140 दिन। 18 प्रश्न पाते हैं विघटन नाभिक रेडियो धर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए? शीशा, इस्पात, लोहा, एल्युमिनियम। तो इसका सही आंसर आएगा शीशा यानी शीशे से बने पात्र में रखना चाहिए। 19 प्रश्न आते हैं निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो सक्रिय तत्व है? शीशा, पोटेशियम, प्लूटोनियम, मोलिब्डेनम। इसमें 19 का सी आता है प्लूटोनियम। 20 प्रश्न आते हैं कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है? जीवाश्म, पौधा, चट्टान, इनमें से कोई नहीं। तो किसकी आयु ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है कार्बन डेटिंग का? जीवाश्म की आयु यानी ए ऑप्शन सही होगा 20 का ए। 21 आते हैं जब डॉक्टर किसी रोगी का ताप नापता है तो तापमापी का उपयोग करने से पहले वह उसे किसी द्रव में क्यों डुबाता है? पहला है तापमापी में पारे का तल सामान्य ताप से नीचे करने के लिए, तापमान को रोगाणु मुक्त करने के लिए, ए और बी उपरोक्त में से कोई नहीं। 21 का सही आंसर बी आता है कि तापमान को रोगाणु मुक्त करने के लिए। 21 का बी आंसर है। 22 आते हैं सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं क्योंकि ऊन उष्मारोधी है, ऊन उष्मा शोषी है, ऊन उष्मा क्षेपी है, इनमें से कोई नहीं। तो 22 का सही आंसर ये जाता है कि जो ऊन होता है उष्मा रोधी होता है। फिर नेक्स्ट आते हैं 23 प्रश्न डॉक्टर जिस तापमापी से रोगी के शरीर का ताप मापता है वह कौन सा तापक्रम उपयोग करते हैं? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, उपरोक्त सभी। तो इसमें सही आंसर जाता है फ़ारेनहाइट में, वो पैमाना उसमें मापक्रम लगा रहता है। 24 है डॉक्टरी थर्मामीटर में पारे का उपयोग ही क्यों करते हैं? क्योंकि पारा आसानी से शुद्ध रूप में मिल जाता है। पारा अपारदर्शी तथा चमकीला होता है जिससे शुद्ध पाठ्यांक ज्ञात किया जा सकता है। पारे में प्रसार एक समान होता है उपरोक्त सभी। 24 का डी ऑप्शन सही होगा, सभी इसमें गुणों के कारण पारे के थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं 25वां किसी वस्तु के ताप को बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा निर्भर करती है केवल वस्तु के द्रव्यमान पर, केवल उसके ताप की वृद्धि पर, ए और बी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आवश्यक ऊष्मा होती है वो किस पर निर्भर करती है? तो ए और बी दोनों पर निर्भर करती है, द्रव्यमान पर भी निर्भर करती है, ताप वृद्धि पर भी निर्भर करती है, यानी आंसर कौन सा सही होगा? सी वाला। 26 प्रश्न आते हैं निम्नलिखित में से कौन सी सतह अधिक अच्छी अवशोषक होती है? गहरे रंग की चमकीली और सतह, गहरे रंग की रूखड़ी सतह, हल्के रंग की चमकीली सतह, हल्के रंग की रूखड़ी सतह। तो सही कौन होगा? बी यानी 26 का
बी आंसर सही होगा। कि गहरे रंग की रुखड़ी सतह यानी सतह रफ सतह होती है तो उसमें अच्छा अवशोषक होता है। नेक्स्ट है 27, हम वायुमंडल के भार से पिचकते नहीं हैं क्योंकि हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा कम है। हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर है और यह बाहर के दाब को निरस्त कर देता है। हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा अधिक है। हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा अधिक है और यह बाहर के दाब को निरस्त कर देता है। तो सही आंसर इसमें 17 का बी जाता है कि हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर है और यह बाहर के दाब को निरस्त कर देता है। तो 27 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी। नेक्स्ट आते हैं 28, कांच के प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर इसका विभिन्न रंगों में विभक्त होना कहलाता है अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन। क्या कहलाता है? 28 का ए है, अपवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट आते हैं 29 पर, दो कारें एक दूसरे के समांतर एक सड़क पर गतिमान है। यदि उनका समान समांतरालों वेग परिवर्तन समान हो तो वस्तुएं एक समान त्वरण से गतिशील हैं। वस्तुएं समान त्वरण से गतिशील हैं। वस्तुओं का त्वरण शून्य है। वस्तुओं का त्वरण धनात्मक है। तो सही आंसर इसमें बी जाएगा, वस्तुएं समान त्वरण से गतिशील हैं। 30 इसमें आते हैं, राम अपने घर से स्कूल के लिए निकला। उसकी चाल कभी 10 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा तो कभी कम अर्थात असमान चाल से चल रहा है। तो राम की चाल का दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा होगा, एक वक्र रेखा होगा, एक दीर्घवृत्ताकार होगा, एक अति परवलय होगा। तो कौन होगा? एक वक्र रेखा होगा, यानी बी ऑप्शन सही होगा। यदि एक समान चाल से चलता तो सरल रेखा होता, लेकिन असमान चाल से चल रहा है इसीलिए एक वक्र रेखा होगा। तो इस तरह से हम लोग देखें 30 क्वेश्चनों की श्रृंखला देखें जो कि सीटेट के लिए सेकेंड पेपर में कंटेंट बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।